अच्छा, तो टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दो हमारे पास मेन सोर्सेज होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं। तो एक तो लिविंग होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, और दूसरे हमारे होते हैं मिनरल्स, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड गैसेस हो गया। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं ये हमारी अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा। तो कोल देख लेते हैं। अब कोल क्या है? कोल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। कोल जो है वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से बना हुआ आता है। कोल इज़ फॉर्म्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। अब कोल ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता, डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए जो हमें कोल मिलता है। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है कोल की, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, या इसको नेचुरल कार्बोनाइजेशन भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो वुड होता है वो कन्वर्ट होता है कोल में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है। अब जैसे स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। वुड वुड है, उसमें 40% क्या होता है? उसमें 40% हमारा समझ लेंगे कोल होता है। ठीक है। बाकी जो है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो होता क्या है कि जब प्लांट है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें स्टार्ट हो जाती है डीकम्पोजिशन। लिविंग है, जाहिर सी बात है, तो उसकी बॉडी डीकम्पोज होती है। तो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो उसकी रिमेनिंग जो चीज़ें बचती हैं, वो हमारी ज़मीन में या मट्टी में, सॉइल में चली जाती हैं। तो सॉइल एरोजन, यानी कि सॉइल एरोजन होता है, रेन होता है, बारिश होती है, तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता है या मट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो अर्थ में जो डीपर लेयर होती है वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उस टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होने की वजह से, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी उसके ऊपर एक्ट करते हैं। टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और मॉइस्चर भी वो ज़्यादा होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पीट में। अब जो वुड है उसमें 40% हमारा क्या था? कोल था। ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ थी। अब पीट में 60% हमें कोल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये मज़ीद हमारे अर्थ की जो डीपर लेयर है उसमें चला जाता है, और वहाँ पर भी टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर लिग्नाइट में। अब लिग्नाइट लेस मॉइस्चर होता है, और इसमें स्टिल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें जो कोल मिल रहा है वो मिल रहा है 70%। ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में। अब ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी ज़्यादा जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें ज़्यादा कार्बन मिलता है, जिसको हम हार्ड कोल या ब्लैक कोल भी बोलते हैं। तो ये सिंपली प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमें जो है वो कोल ऑब्टेन होता है। ठीक है। तो ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद दूसरा है हमारे पास पेट्रोलियम। अब व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या है? थिक डार्किश ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड। ठीक है। थिक डार्किश ब्राउन ब्राउन और ग्रीनिश कलर है। अब पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स टुगेदर विथ वाटर, सॉल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स। अब जो पेट्रोलियम होता है उसमें ये सब चीज़ें मिक्स हुई होती हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, अर्थ के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। अब करते हैं क्या है हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादातर हमें पेट्रोलियम से मिल रहे होते हैं। तो पेट्रोलियम तो मिक्सचर है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जितने भी केमिकल्स पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब ये जो सेपरेशन है, ये बात याद रखनी है, ये डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर डिपेंड करती है? दिस इज़ अ मेन पॉइंट। ये जो इसकी सेपरेशन है ये डिपेंड करती है उनकी बॉइलिंग पॉइंट पर। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अब हम जितनी उसकी जो हीट है वो बढ़ाएंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। अब कैसे? अब ये इजी, अगर ये समझ में आ गया तो पेट्रोलियम समझ में आ जाएगा। अब ये एक टावर होता है। ठीक है। ये पूरा सा एक टावर होता है, इसका मैं 3D एनिमेटेड वीडियो आपको दे दूंगा। तो ये एक टावर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर। ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग टावर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम डालते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल क्या होता है? जो हमने ऊपर पढ़ा कि जिसमें मिक्सचर यानी कि इम्प्योरिटीज़ काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से डालते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है बिल्कुल इस पॉइंट पर नीचे। ठीक है। यहाँ पर हमने इसको डाला। इसमें मुख्तलिफ पाइप्स लगे हुए होते हैं, तो उनमें ये चला जाता है, डिफरेंट पाइप्स में ये चला जाता है। यहाँ पर पाइप्स यहाँ पर सेपरेट लगे होते हैं जहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। वो क्या कलेक्ट करते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ से हमने क्रूड ऑयल को डाला,
और हमने क्या दिया उसको, हमने उसको हीट कर दिया। जब हम उसको हीट कर देंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी जो सेपरेशन होती है वो डिपेंड करती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट पर। तो जैसे कि हम हीट दे रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। जैसे रिफाइनरी जो गैस है यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये प्रोसेस कैसे होता है, जैसे हमने हीट बढ़ाई तो ये बॉयल होना शुरू होंगे, तो इनमें जो एवापोरेशन होगी, तो एवापोरेशन के नतीजे में जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ होगी वो इससे सेपरेट होंगी, और यहाँ से जो चीज़ें इससे बचेंगी वो क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होंगी, जैसे कि रिफाइनरी गैस हमें मिल रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सपोज़ कर लेंगे ये हमारे पास ए कंपाउंड है, ये बी है। पेट्रोल फिर हमने थोड़ा बढ़ाया, पेट्रोल 20 मिल गई। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यूँ के लिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है, तो इसी पर हमें ये मिल गई। इसी तरह जो पेट्रोल होता है वो हमें 70 डिग्री पर मिल रहा है, नाफ्ता हमें 120 डिग्री पर मिल रहा है, केरोसिन हमें, अच्छा ये जो है वो मोर विस्कस होता है, यानी कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दीज। अब देखें जिस तरह से एग्जांपल ले लें डीज़ल का, तो अब जब डीज़ल और पेट्रोल को आपस में कंपेयर करेंगे तो जो डीज़ल होगा वो मोर विस्कस होगा, और ये हमारे पास लेस विस्कस होगा पेट्रोल। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल रहा है फ्यूल, और रेसिड्यू जो इसकी चीज़ें बचती हैं वो भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पेट्रोलियम का, ठीक है। उसके बाद जो सोर्स है वो हमारे पास है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं। तो नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मीथेन है, जब वो टुगेदर विद अदर गैसेस सच एज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मेक्स अप 95% ऑफ द मिक्सचर, इट इज़ सिमिलर टू कोल एंड पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस भी हमारे पास सोर्स है, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इन कंपाउंड्स का वो क्या होता है, वो लो होता है। तो यह भी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे मीथेन है वो जब दूसरे गैसों के साथ मिल जाती है तो वो 90% जो इनका मिक्सचर है वो बन जाता है, और वो सिमिलर होता है कोल के एंड पेट्रोलियम के। अच्छा लास्ट प्लांट्स हैं। प्लांट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसके बाद हमारे पास लिपिड्स आ गए। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्लांट्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज वी नो कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल, ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये भी सोर्स है। उसके बाद प्रोटीन भी प्लांट्स में, जैसे पल्सेस में, बीन्स में, ये रिच है मतलब प्रोटीन सोर्स का। उसके बाद सीड्स में भी, जैसे ऑयल्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ठीक है। वाइटामिन्स में जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, जिनमें हमारा ज़्यादातर विटामिन सी होता है। उसके बाद हम इनको लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में भी सिंथेसाइज किए जाते हैं, और उनका यूजेस भी होता है, जैसे ड्रग्स में, मेडिकेशंस में, प्लास्टिक में, पेंट्स में, वगैरह वगैरह।